नमस्कार। आज हम बात करेंगे मधु कांकरिया के लिखे यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, ये असल में हिमालय के दिल में उतरने का एक सफर है। एक ऐसा सफर जो हमें खूबसूरत नज़ारे तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही उन नज़ारों के पीछे छिपी एक बहुत ही कठोर सच्चाई से भी रूबरू कराता है। तो चलिए इस कहानी के विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लेखिका के गैंगटॉक पहुंचने से। और क्या कमाल का स्वागत होता है उनका। रात का समय है और पहाड़ों की ढलान पर बसे शहर की लाइटें ऐसी लग रही हैं मानो पूरा का पूरा आसमान ही जमीन पर उतर आया हो, सारे तारे नीचे बिखर गए हों। ये नज़ारा उनके अंदर एक जादू सा जगा देता है, एक ऐसा सम्मोहन जो इस पूरी यात्रा की नींव रखता है। लेकिन लेखिका को ना बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि शहर की ये जो खूबसूरती है वो सिर्फ पहाड़ों और वादियों की देन नहीं है। वो इसे एक बड़ा ही खूबसूरत नाम देती हैं, मेहनतकश बादशाहों का शहर। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, यहाँ तक के बच्चे भी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और उन्हीं की मेहनत है जो इस शहर को इतना खूबसूरत, इतना जिंदा दिल बनाती है। इस यात्रा का जो टाइटल है वो इसी नेपाली प्रार्थना से लिया गया है जो लेखिका ने सुबह सुबह एक लड़की को करते हुए सुना। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मतलब सोचिए, एक इतनी सीधी सादी प्रार्थना इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि अच्छाई की खोज का एक आध्यात्मिक मिशन बना देती है। तो अब असल यात्रा शुरू होती है। लेखिका अपनी सहेली मणि और उनके गाइड जितेन नार्गे के साथ गैंगटॉक से निकल पड़ती हैं युमथांग की खूबसूरत घाटियों की तरफ। और यही वो सफर है जो हिमालय की असली खूबसूरती के दरवाजे खोलने वाला है। अच्छा, इस यात्रा में हमारे गाइड जितेन नार्गे का जो किरदार है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वो एक तरह से उस इलाके की आत्मा से मिलवा रहे हैं। वहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं, संस्कृति समझाते हैं और देखते ही देखते एक दोस्त बन जाते हैं। सच कहूँ तो उनके बिना ये यात्रा अधूरी ही रहती। रास्ते में ना हर जगह ये बौद्ध पताकाएं, ये झंडे दिखाई देते हैं। जितेन बताते हैं कि जो सफ़ेद झंडे हैं वो शांति और शोक का प्रतीक है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं हैं वो किसी नए काम की, किसी शुभ शुरुआत के लिए होती हैं। ये छोटी छोटी बातें उस जगह की गहरी आस्था को दर्शाती हैं। फिर लेखिका को एक प्रेयर व्हील दिखता है जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं। जितेन समझाते हैं कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये देखकर लेखिका सोचने लगती हैं कि जगहें बदल जाती हैं, पहाड़ आ जाते हैं, मैदान पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास, पाप पुण्य को लेकर उनकी सोच कितनी मिलती जुलती है। और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती है, प्रकृति का वो विशाल रूप सामने आने लगता है। कल कल बहती हुई तीस्ता नदी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूरी ताकत से गिरते झरने, ये सब कुछ इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि लेखिका उसमें पूरी तरह खो जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयों को उस निर्मल धारा में ही बहा दिया हो। लेकिन ये जो जादू था, ये जो खूबसूरत सफर था, वो अचानक एक झटके से टूट जाता है। अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू सामने आता है, जहां हमें जन्नत जैसी खूबसूरती के पीछे छिपी एक बेहद कठोर सच्चाई दिखाई देती है। लेखिका क्या देखती हैं कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं, उन्हीं रास्तों को चौड़ा करने के लिए जिन पर उनकी जीप आराम से चल रही है। एक तरफ स्वर्ग जैसा नजारा और दूसरी तरफ भूख और जिंदगी की ये लड़ाई। ये दृश्य उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। ये महिलाएं सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, वो एक ही वक्त में माँ भी हैं और मजदूर भी। उनकी पीठ पर बड़ी सी टोकरी में बच्चे बंधे हैं और हाथों में हथौड़े हैं। ये नज़ारा हमें बताता है कि जिस सुंदरता को हम इतनी आसानी से देख पाते हैं, उसे सुलभ बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना खतरा उठाया जाता है। और फिर रास्ते में ये बोर्ड दिखाई देता है, एक सीधा और बहुत शक्तिशाली संदेश कि जिन आरामदायक सड़कों पर टूरिस्ट अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, उन सड़कों को बनाने में कई लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला है। ये उस छिपे हुए बलिदान की एक खामोश याद है। और ये सवाल सिर्फ लेखिका के मन में नहीं उठता, ये हम सबके लिए है।
सोचकर देखिए, जब हम किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाते हैं तो क्या हमारे दिमाग में एक बार भी यह ख्याल आता है कि इस जगह को, इस रास्ते को हम तक पहुंचाने के लिए असल में क्या कीमत चुकाई गई है? और मुश्किलें सिर्फ बड़ों की जिंदगी में नहीं है। यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना 3.5 किलोमीटर की सीधी पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, और स्कूल से वापस आने के बाद वो अपनी माओं के साथ मवेशी चराने और जंगल से लकड़ियां लाने में भी मदद करते हैं। उनकी जिंदगी भी एक संघर्ष है। अब यात्रा अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचती है, जिसका नाम है कटाव। और यही वो जगह है जहां आकर इस सफर की बाहरी और भीतरी दोनों ऊंचाइयां जैसे एक हो जाती हैं। जितेन बड़े गर्व से कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड बताता है, लेकिन लेखिका की दोस्त मणि, जो स्विट्जरलैंड घूम चुकी हैं, वो कहती हैं कि अरे नहीं, ये जगह तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये असली है, एकदम अछूती। कटाव अभी तक कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वहाँ एक भी दुकान नहीं है, सिर्फ ताज़ी मुलायम बर्फ है, खामोशी है, और प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सीधा आत्मा को छू जाता है। और इसी दिव्य सुंदरता के बीच बलिदान का एक और चेहरा सामने आता है। सरहद पर तैनात हमारे सैनिक -15 डिग्री की उस जमा देने वाली ठंड में देश की रक्षा करते हुए, उनका बस एक वाक्य, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, लेखिका को अंदर तक भावुक कर देता है। इसमें सब कुछ कह दिया गया है। यहीं पर मणि एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये तो पूरे एशिया के लिए वाटर पिलर्स हैं, जल स्तंभ है। प्रकृति का सिस्टम देखिए, सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में जमा करना और फिर गर्मियों में उसी बर्फ को पिघलाकर नदियों के जरिए हम तक पहुंचाना, कितना अद्भुत है ये सब। और हम सब इन पहाड़ों के कितने कर्जदार हैं। और अंत में ये यात्रा सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं रह जाती, ये एक अंदर की यात्रा बन जाती है, एक आंतरिक सफर जो लेखिका के सोचने का नजरिया ही बदल देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारे अनुभव एक साथ जुड़कर एक बड़ा मतलब बनाते हैं। कटाव की उस कच्ची अछूती खूबसूरती और वहां तक पहुंचने के मुश्किल रास्ते को महसूस करने के बाद लेखिका को यह एहसास होता है कि असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने के सफर में है, उस रास्ते में है। तो कुल मिलाकर ये यात्रा एक खोज यात्रा बन गई। हिमालय, जो पहले उनके लिए सिर्फ कविताओं और किताबों की सुंदर चीज था, अब जिंदगी का एक गहरा दर्शन बन चुका था। सुंदरता, मेहनत और बलिदान का दर्शन। ये एक ऐसा सफर था जिसने उनकी चेतना को, उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और आखिर में हमारे सामने यही सवाल खड़ा होता है। ये पूरा का पूरा यात्रा वृत्तांत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस खूबसूरती की तलाश में हम निकले हैं, उसके पीछे असल में कौन सी कहानियां हैं, कौन सी मेहनत है, कौन सा बलिदान छिपा है, जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं।